नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 23वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 23वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि शंपा अपनी पारुल बुआ के यहाँ आ पहुँचती है सत्यवान को लेकर के, जिसके लिए उसका बेटा मोहन उसके पास आता है जिरह करने के लिए कि क्यों उसने उसे आश्रय दिया। अब आगे, तुम्हारी बुआ के मत्थे और कब तक रहा जाएगा? सत्यवान दास नाम के उस छोकरे ने कहा। शंपा ने जिस नाम को जरा बदलकर जामवान कर लिया है, शंपा ने उसी शब्द का व्यवहार किया। थर्मामीटर को झाड़ते हुए अकातर कंठ में बोली, सामने जब तुम्हारी किसी मौसी बुआ का मत्था नहीं पा रही थी हूँ तो उपाय क्या है? मेरी मौसी बुआ वे मत्था देंगी? सत्यवान हंस उठा। उस भद्र महिला जैसी बुद्धू बुद्धू महिला दुनिया में और है क्या? है, और भी एक है, शंपा ने गंभीर भाव से कहा। फिलहाल एक जामवान को माथे उठाकर जिसकी जिंदगी महानिशा हो गई है। सच शंपा? रहने दो भलमानस, सौजन्य आक्षेप आदि फिर अभी तापमान देख लें। नहीं नहीं मतलब? नहीं का मतलब साफ नहीं। बुखार उतर गया, फिर भी एक वाहियात चीज लिए क्यों पीछे पड़ी हो? ताज्जुब। तुम्हारे जैसा बेहया तो दूसरा नहीं देखा। दो बार क्यों पटकाए? 2 बार पटका गया, इसका यह मतलब नहीं कि बार बार पटकाऊं। मैं खूब स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, कल चला जाऊंगा। शंपा ने गंभीर होकर कहा। ठीक है, डेरा वेरा ठीक हो गया है? डेरा? खूब। डेरा कब ठीक किया? तो कल ही जा रहे हो? अजीब है, मेरा कमरा क्या चला गया? इस पूरे महीने का किराया दिया हुआ है। ओह, फिर तो ठीक है। शंपा कुछ ऐसे बोली जैसे बहुत आश्वस्त हो गई। मेस में स्त्री के रहने पर आपत्ति तो नहीं करेगा तुम्हारा मैनेजर? स्त्री? सत्यवान आसमान से गिर पड़ा। तुम भी चलोगी क्या? शंपा और भी ऊंचे आसमान से गिरी। हाय राम, जाऊंगी नहीं तो कहाँ रहूंगी? सत्यवान अब सचमुच ही मुसीबत में पड़ा, इसलिए वह संभलते हुए सा बोला, अभी तो कुछ दिन यहीं रह सकती हो, उसके बाद क्या? उसके बाद डेरा वेरा ठीक करके? शंपा जोर जोर से बोली। ओह, इसी आशा में बैठी रहूंगी मैं? फिर तो हो चुका। तुम्हारे भरोसे बैठे रहने से राधा तो नहीं नाचेगी, ना नौमन तेल होगा। मुझ पर अगर इतना ही अविश्वास है तो इतना जला क्यों रही हो? सत्यवान बोल उठा। खिसक पड़ो ना बाबा, फिर तो तुम जी ही जाओगे ना। लेकिन वह जी जाने की आशा छोड़ दो, मगर जबड़ा बैठा दे तो बाघ भी नहीं छुड़ा सकता है, समझे? वाह वाह, अपने ऊपर कैसी असीम श्रद्धा है, सत्यवान ने कहा। बेशक, शंपा ने गंभीर भाव से कहा। श्रद्धा है इसलिए सत्य बोल रही हूँ। खैर अभी यह तो लो। थर्मामीटर सत्यवान की ओर बढ़ा दिया। सत्यवान से अब ना नहीं करते बना। हाथ बढ़ाकर थर्मामीटर लिया और देखकर लौटा दिया। शंपा ने उसे रोशनी के सामने रखा। पारे की स्थिति देखकर हर्षचित से बोली, खैर बाबा, इस बारे में तो तुमने मेरा मुंह रखा। सत्यवान को समझने में शायद देर हुई, इसलिए उसने दिमाग पर बल डाला। मुंह रखा माने? ना, इस आदमी को शायद इस जीवन में आदमी नहीं बनाया जा सकेगा। मैं पूछती हूँ, इस बुखार सेटे हो जाने पर मेरा मुंह रहता, इसलिए तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ खूब। तुम लोगों का मुंह रखने के लिए ही मेरे बच जाने की सार्थकता है, और नहीं तो क्या। इसके बाद जितनी बार जी चाहे मरो, कोई आपत्ति नहीं। केवल यह यात्रा काट दी, इसी में मेरा सर खरीद लिया। इसके बाद जितनी बार चाहूँ मर सकता हूँ मजे में। बाप रे, कैसी खौफनाक लड़की है। अब समझ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ लटक कर बड़ी गलती की है। यह भी कोई कहने की बात है? शंपा ने बड़ी सहानुभूति के स्वर में कहा। 1000 बार तुम्हारे लिए दुख होता है मुझे। दया की अवतार, मगर मैं सच कह देता हूँ, इस तरह से बुआ के कंधे पर पड़े रहना मुमकिन नहीं। यह कैसा है? मैं एक तगड़ा जवान जरा सा बुखार के बहाने कामकाज छोड़कर एक अपरिचित महिला के कंधे पर पड़ा हूँ। सोचते ही गुस्सा आता है। गुस्सा आना अच्छा है। मेरी नानी कहती है गुस्सा ही मर्द का लक्षण है। फिर भी यह समझूंगी कि एक मर्द के ही गले में झूल रही हूँ। परंतु ब्याह कब होगा? ब्याह? हाँ, ब्याह, जिसे शुद्ध भाषा में विवाह कहते हैं। गर्चे वह मुझे प्रहसन सा ही लगता है, फिर भी उस प्रहसन के बिना तो चैन नहीं। उसके मुंह की ओर जरा ताक कर सत्यवान ने कहा। सोचने का अभी भी समय है शंपा। जिद में एक काम करके बाद में पछताओगी। सत्यवान सभ्य भव्य बात तो वास्तव नहीं रखता, पर ऐसे ही बोलता है। छोड़ दो बाबा, मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ।
शंपा थर्मामीटर को हिलाते रहते बोली, तुम जी जा सकते हो, मेरी बात क्यों? तुम्हारी कहता हूँ, तुम्हारी दुर्गति की सोच कर, जाने क्या है तुम्हारे नसीब में। जो है वह तो ठीक ही हो गया। बस जामवन, उस पर भी अपना ऐसा नसीब कि उसे भी खोया खोया करके मरना पड़ रहा है। सत्यवान ने जरा कड़े स्वर में कहा, उसी मरण से मरने को तो मना किया जा रहा है। परामर्श के लिए धन्यवाद, सत्यवान ने हताश होकर कहा। किसी भी प्रकार से तुम में सुमति ना ला सकूं तब तो उपाय नहीं। दुर्गति तुम्हारे कपाल में नाच रही है। बहरहाल पहली दुर्गति तो है अनशन। खाना वाना नहीं जुटेगा, यह पहले ही कह रखा है, याद है तो फिर क्या किया जाए? दो खाने को कहाँ क्या है, बड़ी भूख लगी है। शंपा फौरन घूमकर कमरे से निकल गई। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चिल्लाई, बुआ! बुखार उतरते ही कुंभकर्ण खाँव खाँव करने लगा। पारुल चिट्ठी लिख रही थी, उसे समेट कर रखती हुई अनमनी सी बोली, कौन क्या करने लगा? अरे वही हतभागा, चिट्ठी किसे लिख रही हो? अनी मनसक के राज्य से उतरकर पारुल हल्के गले से बोली, किसी को लिखूं? तुझे क्यों बताऊं? तुम भी तो वो। शंपा जरा रुककर फिर फट से बोल पड़ी, वैसे किसी को तो नहीं लिख रही हो? वही नहीं लिख रही हूँ। यह किसने कहा तुमसे? शंपा हंस पड़ी। कहा भी नहीं जा सकता, तुम कवि ठहरी, और उम्र होने पर भी तुम बूढ़ी बूढ़ी नहीं हो गई तो? पारुल हंसकर बोली, तू झटपट ऊपर जो आई, यही कहने को हो गया। शंपा ने काली मैया की तरह जीभ काटी। बिल्कुल भूल ही गई, जामवन कह रहा है बड़ी भूख लगी है। देख लो, वह भूलकर तो तू बुआ की चिट्ठी का भेद लेने चली। चल चल। पारुल झट कलम रखकर उठ पड़ी। पारुल के अपने आप में मग्न तरंगहीन जीवन में उत्पात है यह लड़की, यह छोकरा छोरी दोनों भार है, तो भी पारुल को खींच क्यों नहीं आती? पारुल के लड़के देखते तो क्या कहते? वह कह रहा था कल ही चला जाएगा। पारुल के पीछे पीछे जाते हुए शंपा ने कहा, कहता है तुम्हारी बुआ के मत्थे और कितने दिन पड़ा रहूंगा। अच्छा बुआ, अभी क्या उसे अकेला छोड़ा जा सकता है? पागल। उड़ा देने की नीयत से पारुल बोली, दिमाग खराब है। हाँ तो तुम इतनी बुद्धिमती हो, तुम भी जब कह रही हो मैं जाने दूँ तब? जी गई बाबा। शंपा बच्ची की नई की तरह बोली, लेकिन बताओ ना बुआ, चिट्ठी तुम अपने भाई को तो नहीं लिख रही? पारुल ने सहसा गंभीर गले से कहा, मुझे तो ऐसी विश्वासघातक समझती है? शंपा फट से पूछ गई। धीरे से बोली, नहीं नहीं, सो नहीं, असल में वे लोग भी तो सोच रहे होंगे ना, यही सोच कर। नहीं नहीं, वैसे सोच की भला नहीं है, मैं जो सोचती हूँ करती हूँ। इस बुआ तुम्हारे जैसा मन का जोर मुझे होता? टोस्ट सीखते सीखते पारुल बोली, तेरे मन का जोर मुझसे भी ज़्यादा है। शंपा जरा चुप रहकर बुझे बुझे से गले से बोली, पहले यही सोचती थी, लेकिन देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? मन कैसा कैसा वाली बात में बिल्कुल उड़ाया नहीं जा सकता। बुआ के लिए कभी कभी इतना यह होता है, उस समय स्वयं जैसे भीरू स्वार्थी सी लगती है। मनुष्य मात्र ही स्वार्थ पर है शंपा, कोई समझ बूझकर और कोई बिना समझे। स्वार्थ त्यागी के उदाहरण में लोग सन्यासी का नाम लेते हैं। स्वार्थ त्यागी सन्यासी, वास्तव में क्या सही है? मुझे तो लगता है वही लोग सबसे अधिक स्वार्थ पर है। धत क्या, सच ही। दूसरों की ओर न देखकर खुद को अच्छा लगे वही करना स्वार्थ पड़ता है। कृष्ण साधन में उसे सुख है वही करता है। संसार के बंधन से प्राण बचाकर भागने में उसे सुख है, इसलिए भागता है। इसमें निस्वार्थता कहाँ है? लो गई, तुमने तो मुझे बिठा दिया बुआ। आँख खोलकर अगर दुनिया में देखोगी तो देखोगी हर घड़ी ही बैठ रहना पड़ता है। वही तो देख रही हूँ। शंपा ने अनिमनस्क की तरह कहा, बुआ मैं क्या तो कहने आई थी तुम्हें? पारुल हंस पड़ी, जो कहने आई थी वह तो सहेजा जा रहा है प्लेट में। ओह हाँ, दो। हाय रे, अभी तक तो घर द्वार ही का बैठा होगा। तो मैं ही चलूँगी। चलती हूँ, चल तुम। वह भागा इससे लजाता है। पारुल मुस्कुराकर बोली, क्यों लाज काहेगी? माँ बुआ क्या खाने वाने को देती नहीं है? बुआ, शंपा का हठात गला रूंध गया। वह धीरे से बोली, तुम बहनें और तुम्हारे भाई बिल्कुल दो तरह के हो। सभी क्या एक से होते हैं? तू अपने बहन भाइयों जैसी है? सो नहीं हूँ फिर भी। शंपा जरा रुककर बोली, अच्छा बुआ, लोगों के बाल बच्चे खो जाते हैं तो वे विज्ञापन देते हैं ना? पारुल ने उसके मुंह की ओर जरा ताक कर देखा, उसके बाद हल्के से गले से बोली, देते तो देखा है, देखा भी करती हूँ। शंपा का गला मानो और भारी भारी से लगा, और अगर झगड़ कर रूठ कर चला जाता है तो भी यह लिखते हैं लोग, फला तुम कहाँ हो, सूचित करो, हम सब चिंता में हैं। यह लड़कों को लिखते हैं, लड़कियों को नहीं, पारुल ने कहा। ओह, लेकिन क्यों? यह तो कहो, माँ बाप का स्नेह भी क्या उन दोनों के लिए दो तरह का है? होता तो वैसा ही है, पारुल ने अनमनी सी होकर कहा, लेकिन
होता नहीं है ऐसा। लड़की के खो जाने की खबर बताने में लोक लज्जा है ना। लड़की के खो जाने का अर्थ है ना। खैर छोड़ो। उसको भूख लगी थी ना। हाथ में थाली लिए पारुल तेजी से उतर गई। शंपा भी उतरी धीरे धीरे। शंपा की यह भंगी बिल्कुल अपरिचित थी। गंगा के बिल्कुल किनारे का टूटा शिवाला अपनी विदीर्ण देह और ढुलक पड़ा सा सिर लिए काल का स्वाक्षर ढोता हुआ खड़ा है। कब से है कौन जाने। स्थानीय बहुत बूढ़े लोग भी कहते हैं बचपन से वे मंदिर को इसी रूप में देखते आ रहे हैं। ऐसा ही परित्यक्त पीपल का पेड़ उगा इधर कोई खास नहीं आता, क्योंकि ऐसे उपेक्षित मंदिर के आसपास सांप बिच्छू के होने की बड़ी संभावना रहती है। नटखट लड़के अवश्य सांप बाघ आदि के डर की परवाह नहीं करते, परंतु अगल बगल आकर्षक किसी फूल फल का पौधा नहीं है उन्हें खींचकर वहां लाए, इसलिए जगह सुनसान है। तीसरे पहर में से कोई एकांत जगह खोजते खोजते जब वे हताश से हो पड़े थे कि इस जगह का आविष्कार करके खिल पड़े। खैर अब मिलो। मंदिर के पीछे का चौतरा लगभग गंगा पर झूलता सा। उसके सीमेंट सुर्गी उठे बदन में कहीं कहीं पॉलिश की निशानी जाते जाते भी मानो टिकी रह गई है। वैसे ही एक जगह को रुमाल से जड़कर वे बैठ गए। ये कौन थे? शंपा और सत्यवान। ढलती वेला में गंगा की शोभा अनोखी है, तिस पर यह जगह तो बिल्कुल गंगा के ऊपर ही थी। शंपा ने गदगद स्वर में कहा, मार्वेलस। फिर बोली, अब तक तो जगह नहीं मिल रही थी, हड्डी जली जा रही थी गुस्से से, अब देखती हूँ अच्छा ही हुआ। तुम्हारी हड्डी सहजी जलने लगती है? सत्यवान। इस बात पर शंपा दब से चल उठी। सहजी का मतलब? जरा बैठने लायक जगह के लिए 40 मिनट तक परेशान हो रही थी। मिल रही थी? ओह, दुनिया में इतने लोग क्यों हैं? कह सकते हो? असहनीय है। खूब कही। दुनिया में तुम्हारे सिवाय और लोग नहीं रहेंगे? इससे ज़्यादा सुलझा संवार कर बोलने की क्षमता उसमें नहीं है, इसलिए इतना ही कहा। शंपा की दोस्तों के भाई होते तो इतने से ही प्रसंग के सारे कायदे की भाषा जुटाकर जमा देते, जो देखते देखते और सुनते सुनते शंपा इतनी बड़ी हुई। लेकिन अनेक प्रेम में पढ़ते पढ़ते फिलहाल वह ऐसे एक प्रेम में पड़ गई है जिसका नायक कारखाने का एक मजदूर ही है। अतएव वह सिर्फ बोल सकता है, बात की रचना नहीं कर सकता। इसलिए वह यह कह बैठा, खूब कही, दुनिया में तुम्हारे सिवाय और लोग नहीं रहेंगे। शंपा खास अपने ढंग से बोली, रहेंगे क्यों नहीं, लेकिन जितना चाहिए नारकीय तौर पर इतने अधिक लोग क्यों रहेंगे? इतने लोगों का रहना एक प्रकार की अश्लीलता है। अश्लीलता? और नहीं तो क्या। दो जने चैन से 2 घड़ी बैठना चाहे तो कमरे की कुंडी बंद करने के सिवाय चारा नहीं। यह अश्लीलता नहीं तो क्या है? विभत्स घिनौनी अश्लीलता। हमें देखकर दूसरे लोग भी तो यही सोचते हैं। सोचते ही नहीं, कहते भी हैं। शंपा खींची हुई हंसी के साथ बोली, सुना नहीं उस समय उन 2 बुढ़ियों ने क्या कहा? नितांत ही तुमने मेरा मुंह दबा दिया। मैं उचित जवाब दे नहीं पाई, नहीं तो सबक सिखाती। वे बुढ़िया जरूर तुम्हारी नानी दादी की उम्र की होंगी। हो सकता है, मगर इसलिए जो मुंह में आए वही कहने का हक नहीं है। 10-5 दिन पहले पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने माथा मोल ले लिया। कहती हैं कैसा पाप, गंगा तट पर बैठकर जरा जप करना भी मुहाल। तमाम छोरी छोरियों के लिए कि कीर्तन। ये दोनों फिर किस भाड़ में से निकले? सारी बातें सुन पाई थी तुम? नहीं सुन पाती, कुछ हमारे कान बचाकर बोली थी, बल्कि खूब अच्छी तरह से कानों में पहुंचा। इसकी कोशिश की मैं, लेकिन उतना नहीं सुन पाया। अपनी बात छोड़ो, दिमाग में भेजा नाम की चीज़ भी हो तब तो। अच्छा, इतनी सी बात के लिए भेजे की ज़रूरत होती है? बेशक होती है। भेजा नहीं रहने से श्रवण शक्ति कम होती है। समझ गया। सत्यवान हंस पड़ा। लेकिन एक बूढ़ी ने बाद में कहा था, वह शायद तुम नहीं सुन सकी। सुना होता तो जरूर उसकी गर्दन का मांस न चलती। अच्छा, क्या? सुनो तो जरा। सुनते आग हो उठोगी। हाँ उठूँ तो उठूँ, तुम कहो तो। यह बात मेरे लिए खुशी की नहीं है। शंपा की प्रकृति में धीरज की बला नहीं, इसलिए वह झुंझलाई सी बोली, तुम्हारे लिए खुशी की नहीं तो मेरे लिए भी नहीं, मगर सुनो तो सही। सुनने में कोई लाभ नहीं। उधर के घाट की सीढ़ी के कोने पर सिंदूर लगाए जो एक वृद्धा बैठी थी, वहां झांककर हमारे हट आते ही वह बोल उठी, आहारे मर जाऊं, छोरी की पसंद की बलिहारी, एक हपसी छोकरे को जुटा लाई। सत्यवान ने हंसकर कहा, अंतिम बात सुन नहीं पाया। शंपा सख्त गले से बोली, और उस बुढ़िया को तुम बैठी थी बोल उठी, यह सम्मान देकर बोल रहे हो? बुढ़िया नहीं कह सकते। कहने का फायदा उसके कानों तक तो नहीं पहुंचता। ना पहुंचे। शंपा हाथ के पास से घास उठाकर उसी के टुकड़े टुकड़े करती हुई बोली, ये बुढ़ियाँ, इन्हें मैं फूटी आंखों में नहीं देख सकती। ये जरा सभ्यता के साथ बोलना भी नहीं जानती। क्यों? लड़की कहे तो क्या होता है? क्या होता है लड़का कहने से? सो नहीं, छोरा छोरी।
सुनकर माथे में आग लग जाती है। अच्छा, हम उन्हें बुढ़ी कह रहे हैं, क्यों महिला वहिला भी तो कह सकते हैं। महिला कहने की गरज क्या पड़ी है मुझे, वैसी असभ्यों को तो बुढ़ी ही कहते हैं। वे तो तुम्हें चोरी कहेंगी एक हबशी लड़के को जुटाकर। छोड़ो, मूंगफली खाओ। वैनिटी बैग से शंपा ने एक ठोंगा मूंगफली निकाली, थोड़ा सा सत्यवान के हाथ में देकर खुद एक दाना छुड़ाती हुई खींचे हुए गले से कहा, जब खरीदी थी इतनी नरम थी मूंगफली की, हाथ में लिया नहीं जा रहा था और जगह खोजते खोजते ठंडी हो गई। अतएव अब समझ में आया कि अब तक मन मुताबिक जगह खोजते फिरने का कारण क्या था, महज मूंगफली के उस ठोंगे का सदुपयोग। सत्यवान ने गरचे कहा, ओह, अभी अभी तो बुआ के पास से भरपेट खाकर निकले, अभी है मूंगफली? क्या यह तुम नहीं समझोगे बुद्धू? छुड़ा छुड़ा कर मूंगफली खाना और उसके छिलके फेंकने में ही तो सब कुछ है, वही प्रेम का माध्यम है। होगा, सत्यवान हंस उठा। तुम बहुत बहुत बार प्रेम में पड़ी हो, तुम ही भली भांति जानती भी हो। जी हाँ, बजा फरमाया आपने, कोई नहीं होता। कुछ देर निस्तब्धता में ही कटी, धीरे धीरे चलते रहे। शंपा एक समय बोल उठी, ब्याह के बाद हम फिर यहाँ आएंगे, सजली बुआ के पास। सत्यवान ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्याह वास्तव में होगा, यह मानो वह निश्चित रूप से सोच नहीं सकता। सामने की ओर ताकने से कैसा धुंधला धुंधला सा लगता है। सोचते ही वह चिंता एक भयानक अवास्तविकता के अंधेरे में खो जाती है। लेकिन सत्यवान नाम के युवक के लिए एक और अंधेरा है, क्या वह जानता नहीं है? कलकत्ता लौटने पर देखा, जो आग बहुत दिनों से भीतर ही भीतर धुआं रही थी, वह धधक उठी। कारखाने में लॉक आउट हो गया। मालिक बिल्कुल तने और उधर यूनियन के पंडे भी हरगिज नहीं झुकने वाले, इसलिए गला फाड़कर आसमान फाड़ने वाले नारे बुलंद हो रहे थे फैक्ट्री के चारों ओर। सांझ विहीन दोपहर, वही एक ही ध्वनि, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सत्यवान ने देखा, उसे देखकर उसके सहयोगियों ने मुंह टेढ़ा कर लिया। केवल उसका दोस्त कन्हई बोल उठा, अब तक कहाँ दुबके पड़े थे चांद मेरे? सत्यवान ने सूखे गले से कहा, दुबका क्या था, बीमार था। बीमार? अरे चकचक, हम सब यहाँ हैं सुख, और तुम सुख के समुद्र में उतरा रहे हो। अवस्था तो बहुत गंभीर देख रहा हूँ। अभी और कितना देखोगे दादा? फिजूल की कुछ और बातें हुई। उसके बाद सत्यवान दास सोचता हुआ चला, बंगला की उस विख्यात लेखिका अनामिका देवी से कैसे भेंट की जाए। मन विषण लग रहा था। कन्हई पाल के गले में उसने मानो पहले की अंतरंगता का वह सुर नहीं पाया। इस लंबी अनुपस्थिति में उसकी जगह खो गई। मानो अजीब है, तो क्या ऐसा ही होता है? तो फिर अनामिका देवी की उस भतीजी के हृदय से? पर सत्यवान जैसे एक तुच्छ नाचीज हतभागे के लिए सचमुच ही क्या उस अनोखे अलौकिक हृदय में जमीन का बंदोबस्त हुआ?